नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टेट्स टाइम्स और मैं हूं दीपक खजूरिया। जम्मू कश्मीर में इन दिनों डीडीसी चुनाव अपने पूरे चरम सीमा पर हैं। 4 फेज हो चुके हैं और अगले 4 फेज के लिए लगातार प्रचार चल रहा है। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर, खास तौर पे जब से धारा 370 हटी है उसके बाद जो पहला चुनाव है जिसको जिम्मेवारी सौंपी गई है वह है एमओएस फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, और जम्मू कश्मीर का भी उनको इस समय पूरी जिम्मेवारी दी गई है इन चुनावों की। और लगातार वे अपनी चुनावी रैलियां जम्मू कश्मीर के लगभग हर इलाके में कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 जाने के बाद पहले चुनाव को वे किस तरह देखते हैं। बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है इन चुनावों को, उसके ऊपर उनका क्या विचार है। और तीसरा, जहां पंजाब का किसान सड़कों पर है वहीं जम्मू कश्मीर का किसान जो है वे चुनावों में व्यस्त है, तो इसको वह किस तरह से अलग अलग तरीके से देखते हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका इंडिया स्टेट टाइम्स। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले सर मेरा यही सवाल कि आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी मानते हैं जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद पहला चुनाव और आपकी अध्यक्षता में चुनाव करवाए जा रहे हैं। चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 70 वर्षों में पहली बार मौका मिला है जनतंत्र को मजबूत करने के लिए। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को 5 वर्षों का बजट बनाना, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी मूलभूत सुविधाओं, उन सब की तैयारी करना, जनता तक पहुंचाना, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा कदम है 370-35 के हटने के बाद। क्योंकि लोगों को और विश्वास बढ़ेगा लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में आगे बढ़ने का अवसर आएगा। नया नेतृत्व इससे उभर कर आएगा। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर दिखता था कि 2-3 परिवारों ने घेर कर रखा है। वर्षों तक उनके परिवारों ने राज किया और जम्मू कश्मीर को लूटकर खोखला किया। इस चुनावों से नई लीडरशिप उभर कर आएगी। वो जो समर्पित होंगे अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, मुझे लगता है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। कुछ लोगों ने डराने धमकाने का प्रयास किया, बंदूक का डर दिखाया, लेकिन बंदूक की बजाय लोगों ने बैलेट के जोर जाना किया। बुलेट को नकारा, बैलेट को अपनाया। अनुराग जी, अब लगातार तकरीबन कश्मीर में भी और जम्मू के तकरीबन हर इलाके में आप रैलियां कर रहे हैं और साथ साथ चुनाव भी आगे बढ़ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप लोगों के जोश को, किस तरह से देख रहे हैं आप 370 जाने के बाद लोगों में जो एक जम्मू कश्मीर बदलाव जो आया है उसमें लोगों का रुझान कैसा दिख रहा है? देखिए, लोग 370-35 के जाने का बहुत स्वागत करते हैं। मैं तो सभाओं में पूछता हूँ कि हटाना ठीक है, तो सब लोग कहते हैं हाँ। मैं क्या वापस लाने कहते हैं ना। तो लोग बड़े स्पष्ट हैं कि इसके जाने से ही लाभ मिला है। इससे जाने से क्या हो, गुज्जर बकरवाल को उनके अधिकार मिले, साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति हो, वाल्मीकि समुदाय हो, गोरखा समुदाय हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हों, इन सबको इनके अधिकार मिले, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को इनके अधिकार मिले। तो हर वर्ग में वो उत्साह है। दूसरा, लोगों को लगता है अब 70,000 नौकरियां भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक बड़ी बात है। इसके अलावा और क्या होगा, यहाँ के लोगों को लगता है कि जो हम कटे कटे से रहते थे, जम्मू को भी कश्मीर से अलग देखा जाता था, कश्मीर को जम्मू से अलग दिखाया जाता था, और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाने का कुछ लोग प्रयास करते थे। लेकिन यहाँ के लोगों मन में सदा ही राष्ट्रवाद था, राष्ट्र के प्रति समर्पण था। उनको लगता है ये एक अवसर है कि अब निवेश जम्मू कश्मीर में होगा, इंडस्ट्री आएगी, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों में जम्मू कश्मीर के प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से कश्मीर में तकरीबन अपने आर्क राइवल जो एक दूसरे को कहे जाने वाले पीडीपी एनसीपी अब एक मंच पे आ गए हैं और गुपकार अलायंस बनाकर चुनावों में भी कूद पड़े हैं, किस तरह से आप उनको विपक्षी अपने विपक्ष में किस तरह से खड़ा देख रहे हैं? क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी के सामने अब सीधे सीधे एक बहुत बड़ा अलायंस है या फिर आप उसको नकारते हैं? देखिए, एक प्रयास उन्होंने किया है और ये नया नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में किया, सपा बसपा कांग्रेस ने मिलकर, वहाँ मोदी योगी ने 80% से ज़्यादा सीटें जीती। इन्होंने बिहार में किया, वहाँ पे हम पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई। मणिपुर में हमने सारी सीटें जीती। गुजरात में तो कांग्रेस की तीनों सीटों पर जमानत जब्त हो गई। मध्य प्रदेश में 28 में से केवल 8 सीटें कांग्रेस जीत पाई, और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में मात्र 2% वोट मिला। और जो देश का चुनाव हुआ उसमें भी महागठबंधन बना था मोदी जी के खिलाफ, लेकिन देश की जनता ने 303 सीटें जिताकर मोदी जी को 2014 से बड़ी जीत 2019 में दी है। ये अपने आप दिखाता है कि ऐसे महागठबंधन हो, गुपकार ठगबंधन हो, इन सबको हराने का काम यहाँ की जनता करेगी। क्योंकि इन्होंने कहा कि आप वोट डालने मत जाइए,
इनको लगा था हम रिगिंग करके ये लोग अपने लोगों को बिठा लेंगे, लेकिन जनता वोट डालने निकली। 75% तक पोलिंग हुई। अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता मन बना चुकी है गुपकार गैंग के इस परिवार से मुक्ति पाने का। अनुराग जी, आपको बीजेपी ने, पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में 370 जाने के बाद पहला चुनाव और जिम्मेवारी आपको, और खास तौर पे बीजेपी के लिए इसको एक लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। उसका कारण ये है कि पिछली सरकार बीजेपी और पीडीपी की थी और कहीं ना कहीं बीजेपी के भी मंत्रियों से लोग कुछ निराश थे। तो इन इन सबको ओवरकम करना कितनी बड़ी जिम्मेवारी मानते हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, हर चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा रहेगा। मेरा मानना तो यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए अगर कोई पार्टी ने संघर्ष किया है तो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के समय से, नरेंद्र मोदी जी ने 1992 में तिरंगा झंडा लाल चौक पे जाके फहराया। मैंने तो, आपने मेरा इंटरव्यू शायद 2010 में तिरंगा 25 जनवरी 2011 को आपने मेरा इंटरव्यू किया, तो आपको याद होगा मैंने भी जेल भुगती किस लिए, कि तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराने के लिए, कश्मीर में फहराने के लिए। तो यहाँ के लोग जानते हैं, अमरनाथ की यात्रा हो, बाकी हो, तो किसने संघर्ष किया? भारतीय जनता पार्टी ने। 370-35 से किसने हटाया? भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पर एक नहीं 2 एम्स अस्पताल दिए, किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ एक नहीं 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ IIT, IIM, 5 मेडिकल कॉलेज, 1 डेंटल कॉलेज, फिर नर्सिंग कॉलेज, 23 केंद्रीय विद्यालय, 40 डिग्री कॉलेज, किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने। ट्रेन कश्मीर तक कौन पहुंचा रही? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। तो जनता जानती है विकास भी भाजपा करती है और राज्य की सुरक्षा भी भाजपा ने की है। 250 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया पिछले 1 साल में। जम्मू कश्मीर में पथराव की घटनाओं को बंद करवाया है, यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाया। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की जनता से कहना चाहता हूँ, 370-35 से हटने के बाद अभी केवल 1 साल हुआ, और उस 1 साल के अंदर भी 8-9 महीने तो कोरोना महामारी ने खा लिए। इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। सामान्य हालात होते बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, बहुत विकास होने वाला है। धरातल पर जो अधिकारी काम नहीं करते थे उनके ऊपर भी प्रशासन की पकड़ बनाकर इसको और नीचे करने का काम है। क्योंकि देखिए, जो 70 साल से 2-3 परिवारों ने अपने सिस्टम बना के रखा था, उसको आप सोचेंगे 3 महीनों में बदल दो, ऐसा होता नहीं है। अनुराग जी, बड़ी एक और चीज़ है कि जम्मू कश्मीर में या जम्मू में ख़ास तौर पे अगर बात करें तो लोगों का ये कहना है कि हमें केंद्र की सरकार से, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र की सरकार से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा नाराज़गी नहीं है। वो जम्मू कश्मीर स्टेट बीजेपी से ज़्यादा नाराज़ हैं। तो आपको लगता है कि आपके लिए ये जिम्मेवारी ज़्यादा बड़ी इसलिए है क्योंकि आपको आकर मोदी जी के, अपनी सरकार के काम तो बताने ही बताने हैं, जो यहाँ के नेताओं से लोगों की नाराज़गी है उसको भी ओवरकम करना है? देखिए, हमारी सरकार गठबंधन में थी, PDP के साथ अलायंस था उस समय, और राष्ट्र हित में ये काम किया गया था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर यहाँ पर राज्य का विकास किया जाएगा। लेकिन जब कुछ लोगों के इरादे नापाक थे तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। आप देखिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ पर काम नहीं हुआ। काम की लोग कहते हैं पुल जितने 70 साल में नहीं बने, आपने 3 साल में बना दिए, सड़कें आपने बना दी, आपने कॉलेज हमें दे दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन जो 6 वर्ष की टर्म भी मात्र 3 साल में खत्म हो जाए तो आधी टर्म में जितना किया वो ये लोग 70 साल में नहीं कर पाए। ये लोग भी मानते हैं, अपने मुंह से कहते हैं सब लोग। लेकिन निश्चित तौर पर लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा थी, लेकिन ज़्यादा के लिए 6 साल का समय भी चाहिए, 3 साल में तो सब नहीं हो सकता। राव जी, ये बहुत छोटे चुनाव थे, डीडीसी के चुनाव थे, बिल्कुल पंचायत के बाद 73rd अमेंडमेंट को पूरा करने के लिए इन चुनावों की ज़रूरत थी, मगर इसमें बीजेपी ने बहुत ज़ोर लगाया। आपको जिम्मेवारी सौंपी गई, केंद्रीय मंत्री हैं, आपके साथ कई केंद्र में कोलीग हैं, उनको यहाँ पर कैंपेन करवाई गई। हालांकि बाकी पार्टियों ने उस लेवल की कैंपेन या उस लेवल का प्रचार नहीं किया। तो आपको लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन भी टेस्ट करनी थी कि अगर विधानसभा चुनाव जल्द होते हैं तो हमारे पास कितनी ज़मीन है, वो देखना ज़रूरी है? हम हर चुनाव ऐसे ही लड़ते हैं, हम राजनीति को गंभीरता से लेते हैं। हम चुनावों के समय राहुल गांधी जी की तरह छुट्टियां मनाने नहीं जाते। हम लोग 24 घंटे काम करने के लिए, जनता के लिए समर्पित लोग हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, वो तो लगातार कोरोना महामारी के समय भी 18 से 20-20 घंटे देश के लिए काम करते रहे। आत्मनिर्भर भारत बनाने की जिन्होंने कल्पना की और बनाकर दिखा रहे हैं। तो उस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे लिए सौभाग्य है कि इतना काम करने का मौका मिल रहा है। और एक शरीर का कोई अंग अगर पीछे रह जाए, उसको ठीक करने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाते हैं। भारत का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर है, जो नेहरू जी की गलती के कारण
उनकी नीतियों के कारण, तुष्टीकरण के कारण पीछे रह गया। हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। केंद्रीय प्रोजेक्ट दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और अब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि जिला परिषद के माध्यम से देंगे। और हम चाहते हैं कि अच्छे लोग चुनकर आए, लोगों को और जागरूक किया जाए, जनता को पता चले कि ये केवल डीडीसी का एक कैंडिडेट नहीं, ये आपका अगले 5 साल का बजट बनाएगा। पानी की पाइप कहाँ से पड़ेगी? मान लो हमने केंद्र से जल जीवन मिशन में हर घर तक नल और नल से स्वच्छ जल पहुंचाना है, तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि जम्मू कश्मीर के हर घर में पहुंचे? ये यहाँ का प्रतिनिधि करेगा। आपके नए स्कूल खुलने, नए कॉलेज खुलने हैं, आपकी नई सड़कें बननी है, कौन करेगा? मैं रियासी के ऐसे इलाकों में गया जहाँ जिज बगली वगैरह, अरनास वगैरह में, तो वहाँ पे क्या था, मैं तलवाड़ा गया, पनास गया, बाकी सब जगह पे गया, कौड़ी गया, तो क्या हुआ वहाँ पे देखने में आया जब हमने रेलवे लाइन शुरू की तब जाके सड़क बनी। अरे अटल जी तो कब से आपके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दे रहे हैं। यहाँ के पीडीपी और एनसी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया? क्यों नहीं रिपोर्ट बनाकर भेजी? केंद्र ने पैसा देना था, सड़कें आपके यहाँ पर बननी थी, क्यों नहीं भेजा? ये पीड़ा है। अब वो जो कड़ी नहीं होती थी, वो क्यों? क्योंकि जिला परिषद के सदस्य नहीं थे। अब वो चुने जाएंगे तो वो अपने आप शुरू। अनुराग जी, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री हैं और साथ ही साथ जब धारा 370 हटी थी उस समय आप भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, और वहाँ पर केंद्र सरकार ने खुद कहा था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो क्या लगता है अगले विधानसभा चुनाव यूटी रहते हुए होंगे जम्मू कश्मीर में, या फिर केंद्र उस पर गंभीर है और जल्द से जल्द स्टेट का स्टेटस वापस मिलेगा? देखिए, जब कुछ राजनीतिक दलों ने भी आरोप लगाने का कोशिश की कि ये लोग अब चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं भेजेंगे, आप देखिए हमने ना केवल पंच, सरपंच, बीडीसी, अब जिला परिषद के चुनाव भी पहली बार हो रहे हैं। हम तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हैं, हम तो जनता के बीच में जाने की आस्था रखने वाले हैं, हम तो लोगों के लिए समर्पित लगातार हैं, हम उनमें से हैं। इसलिए मुझे लगता है विधानसभा के चुनाव भी होंगे, जम्मू कश्मीर को और उसका पूरा स्टेटहुड भी मिलेगा। ये हमारे गृह मंत्री ने सदन के अंदर, सदन के बाहर दोनों जगह कहा है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर का किसान इन दिनों चुनावों में व्यस्त है, चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब का किसान सड़कों पर है, हरियाणा के भी कुछ किसान हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस किसान आंदोलन को, और आपको क्या लगता है कि ये राजनीति है या वाकई ही में किसान कहीं ना कहीं जो है इस बिल से परेशान है? देखिए, मैं पहली बात तो कहूँ, हरियाणा के किसानों ने समर्थन किया है तीनों बिलों का, क्योंकि उन्होंने देखा इसका लाभ मिला। अभी भी जब कोरोना महामारी थी तब भी एमएसपी की खरीद 60,000 करोड़ रुपए की हुई। 60,000 करोड़ रुपए की खरीद केवल एक सीजन की फसल की एमएसपी में की। केंद्र ने पैसा दिया, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। पिछले 6 वर्षों में कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल से ज़्यादा हमने 6 वर्षों में खरीद की। मूल्य भी बेहतर दिया। गेहूं और धान का मूल्य 32 से 40% ज़्यादा मिला। दलहन तिलहन का मूल्य 60 से 70% ज़्यादा मिला। गेहूं की खरीद 73% ज़्यादा हुई, धान की खरीद 114% ज़्यादा हुई। हर पैमाने पर हमने किसानों की मदद की है। किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया एक एक किसान के खाते में डालना शुरू किया, 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में। फिर आपदा के समय भी किसानों को वो किया जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। 2 किस्तें हमने 2-2 हज़ार रुपये की उनके खाते में डाली, कुल 4,000 रुपया। हमने किसान के साथ खड़े रहे। हमने किसानों को आज़ादी दी है बिलों के माध्यम से कि आप मंडी में भी अपना माल बेच सकते हैं। मंडी रहेगी क्योंकि राज्य का विषय है, लेकिन मंडी के बाहर जाने की स्वतंत्रता, आज़ादी आपको दी। आज जम्मू कश्मीर का किसान देश के किसी व्यक्ति को किसी दाम पर किसी भी स्थान पर अपना सामान बेच सकता है। ये अधिकार पहले नहीं थे, हमने दिए। जम्मू पंजाब के किसान को समझाने में क्यों सरकार विफल हो रही है? क्योंकि वहाँ की सरकार किसान को ये बताना कि इससे तुझे लाभ हो रहा है, उसकी बजाय उसको भड़काने में लगी थी। वहाँ के विपक्षी दल 2022 का चुनाव देख रहे हैं कि किसानों के नाम पर 2022 के चुनाव में जाना चाहते हैं। मोदी जी 2022 तक किसानों की आमदन को दुगना करना चाहते हैं। ये 2 अंतर हैं बड़े। हमने करके दिया भी है। हमने लागत प्लस 50% मूल्य, यानी कि लागत प्लस 50% प्रॉफिट, ये उसका मूल्य निर्धारित भी किया है, जो आज तक नहीं हुआ था। आपको लगता है कोई बीच का रास्ता निकलेगा, आंदोलन जल्द खत्म होगा? क्योंकि बहुत दिक्कत अब होने लगी है आसपास के राज्यों को भी। देखिए, मोदी जी के मन में सदा ही अन्नदाताओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान था,
अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की बात करो, अन्नदाता की आय दुगनी करने की बात करो। ये किसानों के लिए मोदी सरकार ने किया, 70 सालों में नहीं हुआ। मैं तो अपने किसान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, 2 वर्ष तक तो इसको देखिए, इसके लाभ आपको कैसे होते हैं। बहुत सारे मीडिया ने रिपोर्ट्स दिखाई कि इन कानूनों से कुछ महीनों के अंदर इतना लाभ हो गया कि जो मध्य स्तर के किसान थे, छोटे किसान थे, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना माल बेच रहे हैं, कैश क्रॉप्स बेच रहे हैं, दुगने तिगने से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। कैसे? क्योंकि बिचौलिए के सिस्टम को हटाया है। इसलिए समझना पड़ेगा, इससे किसान को फायदा हुआ है। और राज्यों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी जी का, जो कांग्रेस 10 साल कहती रही कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव करेंगे, किसानों को स्वतंत्रता देंगे, आज़ादी देंगे। राहुल गांधी जी, अजय माकन जी ने 2013-14 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने अपने 11 राज्यों ने, कांग्रेस शासित राज्यों ने हामी भर दी है एपीएमसी एक्ट से बाहर जाकर बेचने की। तो आज राहुल गांधी जी कहाँ हैं? अपना वो इंटरव्यू देखें और जनता को जवाब दें। शरद पवार जी ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी थी कि आप ये प्रावधान करिए, एपीएमसी एक्ट को बदलाव कीजिए। तो आज वो कहाँ हैं? देखिए, ये लोग जो खुद नहीं कर पाए और मोदी जी ने कर दिया तो उस पर गुमराह करते हैं। इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भी यही किया था, देश को गुमराह करने का काम किया दिल्ली के चुनाव से पहले इन्होंने। आज कहाँ हैं वो सीए वाले, जब कोर्ट ने उसको ठीक माना है। इन्होंने 370-35 से भी गुमराह करने का आपको काम। लगता है हर चुनाव से पहले जो लोग शाहीन बाग के पीछे थे, उन्हीं में से कुछ लोग इस किसान आंदोलन को भी भड़का रहे हैं या इनके पीछे हैं? देखिए, मैं चाहूँगा मीडिया के लोग इसको देखें कि कौन इसके पीछे, लेकिन मैं इतना कहूँगा, किसानों के लिए मोदी जी के मन में बहुत सम्मान है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए मोदी जी समर्पित हैं। जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी हो, गरीबों की भलाई करने के लिए तैयार हैं, वो इनके जीवन को बदलना चाहते हैं। लेकिन देश को एक बात समझनी होगी, अगर पूरे देश के किसान इस बिल का समर्थन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी क्रॉप्स को वैसे कर रहे हैं। मोदी जी ने सॉइल टेस्टिंग सबकी करवा दी, 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड पिछले 3 महीनों के अंदर बना कर दिया और 2 लाख करोड़ रुपया उनको दिया है। किसानों के पशुओं को 13,500 करोड़ रुपया देके 100% वैक्सीनेशन, टीकाकरण करने का काम कर रहे हैं, ताकि उसको मुंह पका खुर पका की बीमारी ना हो। ये कौन करता था? मोदी जी ने किया। यहाँ के मछुआरों को 20,000 करोड़ रुपया देकर उनकी आय दुगना करने के लिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, किसान की आय दूध से बढ़े, खेती बाड़ी से बढ़े, मछली पालन से बढ़े, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। और साथ में 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, ताकि कृषि का आधारभूत ढांचा बने, कोल्ड स्टोरेज बने, स्टोरेज बने, रेलगाड़ियां चले, जिससे एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाया जा सके। आखिरी सवाल मेरा आपके अपने विभाग को लेकर है, फाइनेंस को लेकर। आप एमओएस फाइनेंस हैं। कोरोना के दौरान आपके बहुत सारी पत्रकार वार्ताएं, बहुत सारे अनाउंसमेंट भी हुए। इकोनॉमी को लेकर यूथ खास तौर पे बहुत कंफ्यूज सा हो गया है आफ्टर कोरोना, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में भी जो है लोगों की बहुत नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोगों के काम धंधों को जो है अफेक्ट हुआ है। किस तरह से आप काम कर रहे हैं पूरे देश में वापस जो बिजनेस है और कॉरपोरेट सेक्टर है उसको बढ़ाने को लेकर, और ख़ास तौर पे क्योंकि जम्मू कश्मीर से आपका लगाव भी रहा है, जानकारी भी आपको है, जम्मू कश्मीर में फाइनेंस इकोनॉमी को बढ़ाने को लेकर यूथ के लिए किस तरह की स्कीमें हैं? देखिए, 2 बातें मैं कहूँगा। एक तो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर 2 अलग अलग हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो इसमें देखा जाए, भारत में संगठित क्षेत्र में बहुत कम लोग थे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जो हमने बेनिफिट्स दिए हैं संगठित होने के लिए, लोगों को फ़ायदा देने के लिए, उसमें लोग अब ज़्यादा जुड़ने शुरू हुए हैं। और अगर आप अभी भी देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ईपीएफओ के माध्यम से हमने 12% नौकरी देने वाले का और 12% नौकरी करने वाले का 24% हिस्सा मोदी सरकार ने जमा कराया, हज़ारों करोड़ रुपया। किसके लिए? उनके लिए जिनकी नौकरी ना जाए, जो 15,000 से कम तनख्वाह वाले। ये मोदी सरकार ने करके दिया। और मैं आपको एक बात विश्वास दिलाता हूँ, इन पिछले कुछ महीनों में और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में हुई है। तो ये क्या नौकरी नहीं मिल रही है? बिल्कुल। संगठित क्षेत्र बेहतर हो रहा है, बिल्कुल। और अभी जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आई है, लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये होगा। आप देखिए, पिछले साल सितंबर में 91,000 करोड़ रुपये जीएसटी इकट्ठा हुआ, इस साल 95,000 करोड़ हुआ। पिछले साल अक्टूबर में 95,400 करोड़ हुआ, तो इस साल 1,05,500 करोड़ हुआ। 10% की ग्रोथ हुई अक्टूबर में भी, 4-5% की ग्रोथ हुई सितंबर में, नवंबर में भी 4-5% की ग्रोथ हुई। तो अपने आप दिखता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। इससे रोजगार और बढ़ेंगे। और जितनी हम रिफॉर्म्स लेकर आए हैं,
स्पेस के सेक्टर में, कोयले के सेक्टर में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में और एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो आपको लगता है कि जल्द से जल्द ये जो कोरोना की महामारी से जो नुकसान हुआ है उसको ओवरकम करके वापस जो है डेवलपमेंट की ओर देश भी और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर भी आगे चलेगा? निश्चित तौर पर अगर आप देखें, रिकॉर्ड एफडीआई आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदुस्तान में। कब? जब कोरोना की महामारी थी, लॉकडाउन था, उस समय भी दुनिया के देशों ने भारत में विश्वास व्यक्त किया। आज सेंसेक्स इतना ऊपर है, क्यों? लोगों का विश्वास भारत की अर्थव्यवस्था में, मोदी जी के नेतृत्व में है। जब आपका नेता अच्छा हो, नीतियाँ अच्छी हो, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की हो, तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी विल लीड टू द गुड गवर्नेंस, सुशासन के प्रति। तो ये सुशासन जो है, ये लोगों को आकर्षित करता है भारत में आने के लिए। मोदी जी का नेतृत्व आकर्षित करता है भारत में आने के लिए। मोदी जी ने दुनिया के कुछ ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनसे बात की, मैं उसका हिस्सा था, और आप विश्वास मानिए, लोगों में चेहरे पर एक रौनक, उत्साह कि भारत का प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहा है। अगले एक हफ्ते में इन्वेस्टमेंट हज़ारों करोड़ रुपए की भारत में आई। ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है जो ये करता है। धन्यवाद सर। तो ये थे यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, जिनका कहना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में आज भी मजबूत है और धारा 370 जाने के बाद जो पहला चुनाव है उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे, बीजेपी का प्रदर्शन उसमें अच्छा दिखेगा। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो किसान आंदोलन है उसको विपक्ष गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, जबकि किसानों को समझाने की ज़रूरत है कि उन्हें किसान बिल से कितना लाभ मिलेगा। दीपक खजूरिया, जम्मू।